स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, एंथ्रोपोलॉजी यूट्यूब के इस एक्सक्लूसिव कवरेज एट स्टडी IQ में हम आज एक नए वीडियो के साथ आए हुए हैं। आशा करते हैं आपने पहले वो सारे वीडियो देखे होंगे जहां पे सबसे पहले वीडियो में हमने ये कवर किया कि वाई एंथ्रोपोलॉजी शुड बी योर प्रायोरिटी, पहली चॉइस होनी चाहिए आपकी जब भी आप यूपीएससी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को सेलेक्ट करने जा रहे हैं। अलग अलग रीजंस देखे हमने, अलग अलग पॉइंट्स देखे और बहुत ही जेन्युइन पॉइंट्स हैं जो कि कोई हवा में बातें आपसे नहीं की। ऐसे सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही रेशनलिस्टिक थे। टॉपर्स का सक्सेस रेशियो देखा, हाईएस्ट मार्क्स देखा और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें की। फर्दर इन द सीरीज हम दो नए वीडियोस के साथ आए जहां पे पेपर 1 और पेपर 2 का एक एक्सक्लूसिव डिस्कशन किया। टॉपिक्स के कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन सी थीम्स हैं यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस में। इन सारी बातों के बाद आज हम इस नए वीडियो के साथ आपके सामने आए हुए हैं और इस वीडियो में हम ये स्ट्रेटजीज देखने वाले हैं, अलग अलग तरीके के टॉपिक्स को समझेंगे कि किस तरीके से हमको एंथ्रोपोलॉजी को एड्रेस करना है ऑप्शनल में। हमारी प्रायोरिटी बेसिस पे स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्राइम स्ट्रेटजीज को आप कह सकते हो एंथ्रोपोलॉजी की कवरेज के लिए, वो सारी बातें होंगी। मेन फोकस इस वीडियो में हमारा ये होने वाला है कि आंसर राइटिंग टेक्निक आपकी किस तरीके से यहां पे आपको डेवलप करनी है, किस तरीके से आपको यूपीएससी में अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग थीम्स जिसको एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल कवर करता है, वहां पे आपको क्या टेक्निक के साथ आंसर को लिखना है, क्या अप्रोच रहनी चाहिए आपकी अलग अलग आंसर को लिखते समय। तो इस वीडियो में ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम मूव ऑन करते हैं उन एरियाज पे जो कि हम यहाँ पे एक्सक्लूसिवली कवर करने वाले हैं इस वीडियोस में। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा, एक ब्रीफ में हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा सिलेबस की कवरेज स्ट्रेटेजी होगी। एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस हमने पिछले वीडियोज में देखा हुआ है पेपर 1 और पेपर 2 में। इस वीडियोस में हम ये समझेंगे कि वो जो सिलेबस है, क्योंकि वो बहुत ही रेगुलर फैशन में डिजाइंड अप नहीं है। आप देखते हो इंट्रोडक्शन के पार्ट्स हैं जहां पे आपसे एंथ्रोपोलॉजी की रेलेवेंस, स्कोप, डेफिनेशन पूछी गई है, इंटर रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स पूछा गया है, ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी पूछा गया है। पेपर 1 में यूपीएससी के सिलेबस में ये पहले 3 टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। इसके तुरंत बाद एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक आ जाता है। इनफैक्ट एक नहीं, लगातार 2 से 3 यूनिट आपको दी हुई है जहां पे आपसे प्राइमेटोलॉजी की बातें की जा रही हैं। प्राइमेटोलॉजी जहां पे आपका खत्म होता है, फिर आर्कियोलॉजिकल आपका शुरू हो जाता है, देन अगेन सोशल एंथ्रोपोलॉजी की तरफ शिफ्ट आ जाता है, देन फर्दर फ्रॉम द यूनिट 9.1 आपका फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी शुरू हो जाता है एंड इट वाइंड्स अप एट द पेपर 2। एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी यूनिट 12 पे खत्म होता है एंड देन यू मूव ऑन टू द पेपर 2 जहां पे आपका अगेन आर्कियोलॉजी शुरू होता है इंडियन एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी के साथ। तो ये इररेगुलरिटी को हटाने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। हम जब स्टडी IQ में यहां पे आपके साथ एंथ्रोपोलॉजी के सिलेबस को कवर कर रहे होंगे तो ताकि आपको समझने में सबसे ज्यादा आसानी हो, टाइम आपका कम कंज्यूम हो और रिटेंशन आपकी बहुत बेटर हो, इसलिए हम सिलेबस को डिकोडेड फैशन में कवर करेंगे। एक रेगुलर फैशन जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको देखने को मिलता है, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम यूनिट 1 या फिर 1.1 से लेकर के लास्ट यूनिट जो आपकी पेपर 2 में है, हम उस फैशन में बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इसको कवरेज देने वाले हैं। इसलिए जो शुरुआती यूनिट्स आपकी हैं, इफ यू टॉक अबाउट यूनिट 1.1, 1.2 और 1.3, ये एंथ्रोपोलॉजी का इंट्रोडक्शन आपसे करवा रही है सिलेबस में पेपर 1 के अंदर में। हम इन सारी यूनिट्स को सबसे पहले डील नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स हम ये देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या, वो आई कहां से, वो किस चीजों में डील करती है। इंट्रोडक्टरी पार्ट को बहुत ब्रीफ में एक लेक्चर के साथ, हम प्रोबेबली ओरिएंटेशन लेक्चर के साथ यहां पे कवर कर रहे होंगे एंड देन फर्दर 1.2 और 1.3 जो कि इंटर रिलेशनशिप विद डिफरेंट डिसिप्लिन, जो बताती है एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी से कैसे रिलेटेड है और बाकी सब्जेक्ट से कैसे रिलेटेड है वो, और तीसरी आपकी 1.3 जो है वो ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी को डील करती है। इनको हम पहले स्किप करेंगे, तुरंत कवरेज नहीं देंगे इसको। इसके बजाय हम क्या करेंगे, 4 डिफरेंट जोन्स में अपने सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा हो जाएगा सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। हम सारे वो टॉपिक जो इन द रेलम ऑफ सोशल या फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी आता है उसको इंट्रोडक्शन के तुरंत बाद स्टार्ट कर देंगे और सबसे पहले उन्हीं का कवरेज होगा एक इंक्लाइंड फैशन में, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्डर में, जिसके बाद हम मूव ऑन करेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के लेक्चर्स पे, फर्दर आर्कियोलॉजी एंड लास्टली द इंडियन एंड ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी विच कम्स अंडर पेपर 2 ऑफ द सिलेबस। इस फैशन में करने का सबसे अधिक फायदा क्या होता है कि आप एक सीक्वेंस में पढ़ लें, एक हैफहजार्ड वे में नहीं पढ़ लें कि पहले सोशल एंथ्रोपोलॉजी की कुछ बातें आई, देन आप फिजिकल पे आ गए, जंप किए, देन अगेन आप समथिंग टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी गए, आर्कियोलॉजी बीच में आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। नोट्स बनाने में भी आपको कई बार प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम एक एक पॉइंट को डिकोड करते हुए जिसकी सूटेबिलिटी जहां पे बैठती है उस हिसाब से रीस्ट्रक्चर करेंगे एंथ्रोपोलॉजी के पूरे सिलेबस को, ताकि आपकी कवरेज जो है बहुत आसान हो जाए और आपका टाइम बहुत कम खर्च होए। इसके साथ साथ अगर आप बात करते हो कुछ टॉपिक्स लाइक एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी,
पेपर 1 को आप देखोगे तो पेपर 1 की लास्ट यूनिट जो है यूनिट 12 एप्लीकेशन की बात करती है कि एंथ्रोपोलॉजी की जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसको आप अप्लाई कहां पे करते हो, किस तरीके से करते हो। एप्लीकेशन वाला पॉइंट बेस्ट सूटेड होता है जब आपके सारे के सारे जितनी भी चीजें आपने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़नी होती है वो पढ़ चुके होते हैं। पेपर 1 की बात करो या पेपर 2 की, उसके बाद ही इसकी एप्लीकेबिलिटी समझने में आपको आसानी आएगी और रिलेट आप अच्छे से कर पाओगे। इसलिए प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डील दिस यूनिट एट द लास्ट। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे जो आपका स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है या फिर आपकी ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी होंगी, इसको भी बीच में हम यहाँ पे री इंट्रोड्यूस करेंगे जहां पे उसकी रेलेवेंस होगी। इसलिए हम पूरे के पूरे 5000 जो आपका सिलेबस है उसको रीस्ट्रक्चर करेंगे पूरी रेलेवेंस के साथ। नेक्स्ट थिंग जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, पहली तो हो गई कि आप सिलेबस को किस तरीके से अंडरटेक करोगे, सिलेबस को किस तरीके से आप केटर करने वाले, डील करने वाले हो। दूसरा पॉइंट जो आपके आता है वो है कि सोर्सेस। सबसे बड़ा सवाल होता है एंथ्रोपोलॉजी में सोर्सेस क्या रहेंगे। हमने मिसकंसेप्शन में भी आपसे बात की थी, कई लोग सोचते हैं कि कई सारे सोर्सेज इसके नहीं अवेलेबल हैं, रिलायबल सोर्सेज आपके, ट्रस्टेबल सोर्सेज आपके अवेलेबल नहीं है। लेकिन सोर्सेज आपके बहुत ही आसानी से एंथ्रोपोलॉजी का आपको मिल जाते हैं, चाहे वो इंडियन स्कॉलर्स के हो, इंडियन ऑथर्स के हो, चाहे फॉरेन ऑथर्स के हो। पर लेट मी टेल यू वन थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू नीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर गोइंग टू टीच एक्सक्लूसिवली हियर। हमारे जो हैंड रिटन नोट्स होंगे 3 पार्ट्स में हमारी पूरी पूरी एंथ्रोपोलॉजी की कवरेज होगी, जो कि सबसे पहला पार्ट आपका लाइव क्लास डिस्कशन होंगे। सेकेंड चीज जो होती है जो हम डील करते हैं यहां पे क्लास डिस्कशन के साथ, वो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे। एंड हैंड रिटन नोट्स के बाद आपके पास एक सप्लीमेंट्री मटेरियल यहां पे होने वाला है, या जिसको आप एज ए रेफरेंस मटेरियल कह सकते हो। इन सबको यूज करके जो आप क्लास वर्क या फिर क्लास नोट्स की तरफ एक रिवीजन मटेरियल तैयार करोगे, वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होने वाला है देन एनीथिंग। ये 3 लेयर में 3 टियर स्ट्रक्चर में अगर आप कवर करते हो तो यू आर नॉट गोइंग टू नीड एनीथिंग, एनी अदर सोर्सेज फॉर कवरिंग एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। बिकॉज व्हेन वी आर मेकिंग दीज नोट्स, जब हम ये नोट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो इसका बहुत ही एक्सटेंसिव वे में यहाँ पे कवरेज हो रहा होता है। और ट्रस्ट में ऐसा कोई सोर्स नहीं होता है, ऐसा कोई भी रिक्वायर्ड सोर्स नहीं होता है। एंथ्रोपोलॉजी इज अ वास्ट डिसिप्लिन, और हम यहाँ पे जब पढ़ रहे होते हैं तो हमको जरूरत नहीं है कि हम उसको एज अ पीएचडी उसमें एक्सेल करें, है ना। एज अ एकेडमिक एक्सेलेंस हमको नहीं चाहिए होती है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करेगी, टाइम वेस्ट करेगी। हमें चाहिए होता है जो कि रिक्वायर्ड है यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से। तो हम कंटेंट को पूरी तरीके से क्यूरेट करके यहाँ पे ला रहे हैं और इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे कि आपको कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा यूपीएससी के रेलेवेंट कवरेज आपकी हो पाए। इसको छोड़ के भी अगर आपको ऐसा लगता है इन केस कि इतना जो आपको दिया गया है वो पूरी तरीके से आपके लिए पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो यू आर फ्री टू कम टू मी एनी टाइम। आप कोई भी सोर्स मुझसे कभी भी पूछ सकते हो कि ये बुक कौन सी हो सकती है, वो बुक कौन सी हो सकती है। वी कैन टेल यू डजन्स ऑफ सोर्सेज। आपको एक एक टॉपिक पे, इंडियन पे 10 से ज्यादा सोर्स आपको बता देंगे, ट्राइबल पे 10 से ज्यादा सोर्स बता देंगे, आर्कियोलॉजी जो कि बहुत ही ज्यादा एंथ्रोपोलॉजी में जल्दी उसके नोट्स नहीं मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के, उसके ऊपर आपको एक्सटेंसिव बुक्स नॉट ओनली इंडियन बट फॉरेन स्कॉलर्स के भी बता देंगे अगर आपको चाहिए होगा। पर ट्रस्ट मी, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है और आपको जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपका टाइम जो है पूरा वेस्ट करेगी। आपका दूसरे चीजों को करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा, चाहे वो जीएस का कवरेज हो, डायनेमिक पोर्शन का कवरेज हो या फिर रिवीजन हो, उसका टाइम आपका वेस्ट होता है वहां पे। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जिस्ट है यहाँ पे हमारे इस डिस्कशन का, वो है आंसर राइटिंग। अक्सर लोग पूछते हैं कि आंसर राइटिंग हमको कैसे करनी चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में। हर सब्जेक्ट का आपको जीएस के लिए एक जर्नल स्टाइल बताई जाती है, अलग अलग ऑप्शनल के लिए अलग अलग स्टाइल्स बताई जाती है। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर जगह पे कॉमन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो उसमें आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी कॉमन एवरीवेयर, वो है इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन का। इस स्ट्रक्चर में आप किसी भी आंसर को बाइंड करते हो, चाहे आप जीएस की बात कर रहे हो, चाहे आप किसी भी ऑप्शनल की बात कर रहे हो। एक ये यूनिफॉर्म और जनरल स्ट्रक्चर है जो कि आपका यहां पे भी रहेगा। एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल इज नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब दैट पैटर्न, वो जैसा इन जनरल चलता आ रहा है वैसा ही चलेगा। इंट्रो में व्हाट वी हैव टू डू, वो आपका सबसे दूसरा जो यहां पे पॉइंट है वो मेन हो जाता है। कोटिंग एंथ्रोपोलॉजिस्ट इज मस्ट, और ये आपका इंट्रो पार्ट में बहुत ही जरूरी हो जाता है। जब भी आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हो तो आपको एक बहुत ही ज्यादा ल्यूक्रेटिव, एक बहुत ही ज्यादा ल्यूसिड इंट्रोडक्शन देना होता है, जो कि आप कई बार क्लास में जो चीजें बताई जाएंगी, क्लास में जो डिस्कशन होंगे, उसमें से आप जो पॉइंट्स नोट करेंगे वो आपको इंट्रो में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, और ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी ल्यूसिड पॉइंट्स दिए जाएंगे, ऐसी डिस्कशन में बातें की जाएंगी जो आप इंट्रो में बहुत अच्छी तरीके से एप्रोप्रिएटली वहां पे यूज कर सकते हो। इंट्रो जैसे ही आपका शुरू होगा, आप कोशिश करो, अगर पॉसिबल है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स वेरी लाइकलीहुड, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि आप यूज कर सकते हो किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम। किसी ने कोई थ्योरी दी होगी, फॉर एग्जांपल, अब ये आपने पढ़ा नहीं है इसलिए आपको बहुत सारे नाम वियर्ड या फिर स्ट्रेंज लगेंगे जो आपने कभी सुन नहीं रखा होगा। टाइलर की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट में बहुत बड़े स्कॉलर है।
आप मॉर्गन की बात करते हो, आप मर्डॉक की बात करते हो, आप मैरिज की बात करो, किनशिप की बात करो, अलग अलग इंस्टीट्यूशन पे इन लोग के बहुत सारे थॉट्स हैं और ये यूनिफॉर्मली पूरे सिलेबस में आप यूज कर सकते हो। इससे भी ज्यादा आपके लिए मस्ट हो जाता है जब आप पेपर 2 डील कर रहे होते हो तो इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम और कंट्रीब्यूशन। अक्सर क्वेश्चन आते हैं, आप लास्ट ईयर उठा के देखो तो आपसे के एस सिंह के बारे में पूछा गया था कि इनका रोल, इनका कंट्रीब्यूशन पे डिस्कशन दो। उसके पहले आप उठा के देख लो, आपसे पूछ सकता है एलपी विद्यार्थी का कंट्रीब्यूशन बताओ। रॉबर्ट्स ब्रूस फ्रूट जो कि आपके आर्कियोलॉजिस्ट थे, फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट थे, इवन उनका कंट्रीब्यूशन पूछ सकता है। तो हम कई बार अलग अलग साइंटिस्ट जो होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं या फिर स्कॉलर्स होते हैं फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडियन बट इवन आउटसाइडर, जो कि रेलिवेंट है हमारे आंसर के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। उनके ऊपर आपको नोट्स दिए जाएंगे जो कि आप इंट्रो में बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो कि दिस थ्योरी और दिस स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय दिस पर्सन, और उसको पूरी तरीके से आप इंट्रो में बाइंड करके जब यूज करते हो तो आपका आंसर जो होता है वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, अच्छा दिखने लगता है। नेक्स्ट थिंग, जो बॉडी होगी दैट इज गोइंग टू यूनिवर्सल, जिस तरीके की आपको बेसिक फैक्चुअल एलिमेंट्स जो डिस्कशन करने होंगे वो यूनिफॉर्म रहते हैं। लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको दूसरे डिसिप्लिन से हट करके एंथ्रोपोलॉजी में क्या करना है कि यहां पे कोई भी चीज, वी थिंक यहां पे आपका पॉइंट भी दिया हुआ है, कोई भी ऐसी चीज आपकी कंक्लूजन में नहीं आएगी जो एंथ्रोपोलॉजी के रेल्म के बाहर जा रही है। 99% ऑफ टॉपिक्स में कोई भी डिस्कशन हो आपका, वो आपका बहुत आसानी से आप एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट कर सकते हो। एंथ्रोपोलॉजी का ही कंक्लूजन उसमें आएगा, चाहे वो किसी भी पेपर की बात हो रही हो, पेपर 1, पेपर 2, इधर ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, इंडियन एंथ्रोपोलॉजी, किसी भी चीज की बात हो रही हो, आप वहां पे 100% उसको बाइंड अराउंड करोगे, उसको स्टक अराउंड करोगे किस चीज के, एंथ्रोपोलॉजी के डोमेन के अकॉर्डिंग। आप उसको एंथ्रोपोलॉजी के रेल्म के बाहर मत ले जाओ। आप क्योंकि बात कर रहे हो, पेपर लिख रहे हो एंथ्रोपोलॉजी की, आपकी एक्सपर्टीज उस ऑप्शनल में है, तो आपका स्ट्रक्चर जो होगा आंसर का वो पूरी तरीके से सेंटर अराउंड करेगा एंथ्रोपोलॉजी को लेकर के। ये हो गई आपकी इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन की बात। थर्ड पॉइंट जो है, हमने शुरुआत के आपका अगर वीडियो देखा होगा, एक रीजन बताया था कि स्कोरिंग इतनी हाई क्यों है। वी हैव मार्क्स लाइक 362, एक जो बेसिकली ह्यूमैनिटीज का पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी, उसमें 360 के ऊपर मार्क्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ओरिएंटेशन जो है एंथ्रोपोलॉजी का वो बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक है, और साइंटिफिक ओरिएंटेशन के कारण आप क्या कर सकते हो, कई सारे फ्लो चार्ट्स को, स्कीमास को, स्कीमेटिक डायग्राम्स को और रिप्रेजेंटेशंस को यूज कर सकते हो। कई सारी ऐसी बातें जो कि आपको शायद स्टेटमेंट में लिखना पड़ रहा हो या फिर दूसरे डोमेन्स में आप दूसरे ऑप्शनल पे बात करते हो तो बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने पड़ते हैं, उसको कोई पढ़ने नहीं जाता है, बहुत लेंथी हो जाता है, स्ट्रक्चर उसका खराब हो जाता है, और इस तरीके से उसमें एक तरीके से आप कहते हो आपका एफर्ट बहुत वेस्ट होता है। उस चीज को आप एंथ्रोपोलॉजी में, क्योंकि ये साइंटिफिक है, आप फ्लो चार्ट के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन पेपर 2 की आप बात कर लो, इंडियन सोशल सिस्टम की बात है, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की बात है, तो वहां पे आप रिनाज को, पुरुषार्थ को, धर्म और कर्म को एक सीरीज के फैशन में बहुत आराम से डायग्राम में दिखा सकते हो, जहां पे पुरुष एक साइकिल को आप फॉर्म करोगे कि इस साइकिल में सेंटर अराउंड कौन है, आपका धर्म रहेगा। हर एक स्टेज पे जो भी आपका, चाहे वो ब्रह्मचर्य का हो, चाहे वो वानप्रस्थ का हो, चाहे वो सन्यास का हो, चाहे वो ब्रह्मचार्य का आश्रम हो, हर एक आश्रम में आपका क्या होगा, कर्म के साथ आप अपनी लेके चलोगे। आपकी जो लाइफ के एक्शंस होंगे, मोड ऑफ एक्शन होगा, वो पूरी तरीके से, जिसको आप कर्म कहते हो, वो धर्मा इंक्लाइंड रहेंगे। इसलिए धर्मा को सेंट्रीपिटल माना गया है, बीच के बीच में वहां पे इस पूरे आश्रम की साइकिल में लगा हुआ है वो। तो आप इन चारों इंस्टीट्यूशन को एक साइकिल में, एक डायग्राम के साथ बहुत आसानी से बता सकते हो, जो कि अगर आप लिखने जाओ तो आपका बहुत ज्यादा स्पेस, बहुत ज्यादा लेंथ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वर्ड लिमिट्स भी आपकी एक्सीड हो जाती है। तो ये एक आपको देखने को मिलता है कि इसमें एंथ्रोपोलॉजी में ये ईज है। इवन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपको कुछ कई सारी चीजें जो डायग्राम के थ्रू बनानी है, आप इजीली, अगर आपको एप्स और ह्यूमन का कंपैरिजन करना है तो आप उसको वर्ड फॉर्म में ना लिख के एक जनरल स्ट्रक्चर आप बता रहे हो कि अगर इस तरीके का फेस है ह्यूमन में, अगर एक ये प्रोग्नेथिज्म इन एंथ्रोपोलॉजी, प्रोट्रूडिंग जो माउथ होता है, जो बाहर निकला हुआ होता है, आप देखते हो अक्सर एप्स में एक मजल फॉर्म में देखने को मिलता है, स्नाउट जो होती है बाहर की तरफ होती है, ये आप एप्स में या फिर लोअर प्राइमेट्स में आपको देखने को मिलता है। तो आप डायग्राम्स के थ्रू या फिर सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू उस चीज को प्रेजेंट कर सकते हो। ये आपका कन्वीनियंस रहती है एंथ्रोपोलॉजी को ऑप्शनल चुनने में। तो आपको पूरी तरीके से 100% जाना है इस स्ट्रक्चर के साथ, जहां पे आप फ्लो चार्ट्स को, डायग्राम्स को, स्कीमास को यूज कर रहे हो। इससे ना सिर्फ आपका एफर्ट कम होगा, वर्ड लिमिट आपकी कंट्रोल में रहेगी, सबसे मेन पॉइंट है कि एग्जामिनर बहुत ही आसानी से कम समय के साथ एक इंटरेस्टिंग फैशन में उस चीज को देख और समझ पाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। ये इसी वजह से आपका मेन रीजन यही है जिसकी वजह से आपको 350, 360 के ऊपर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में आपको मार्क्स क्लॉक होते हुए दिखने हैं, वो भी एक रेगुलर फैशन में।
नेक्स्ट आप बात करते हो गिवन रेफरेंसेस, आप किसी पब्लिकेशन की बात करो, कहीं पे कोई एलिमेंट आप कहीं से ले रहे हो कि अकॉर्डिंग टू हिम ये बात है, तो आप उसके साथ अगर उसकी बुक को या फिर उसके पेपर को जहां पे वो बात उसने कही हुई है ईयर के साथ मेंशन कर देते हो, तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यू आर नॉट जस्ट ब्लशिंग अराउंड, आप ब्रश अराउंड नहीं कर रहे हो, इधर उधर भाग नहीं रहे हो, स्केप नहीं कर रहे हो, आपको जेन्युइनली उस चीज के बारे में पता है और एक प्रोफाउंड नॉलेज है आपके पास, एक एलिमेंटल नॉलेज उस चीज के बारे में है। फॉर एग्जाम्पल आपके सिलेबस में ही पेपर 2 में 2 थ्योरीज हैं, एनएमएस कॉम्प्लेक्स, नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, एंड एससी दैट इज सेक्रेड कॉम्प्लेक्स। ये दोनों थ्योरीज जो हैं एलपी विद्यार्थी नाम के एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि जिनका पूरा नाम है ललिता प्रसाद विद्यार्थी, उन्होंने दी हुई है। आप अगर इस चीज को मेंशन करते हो कि सेक्रेड कॉम्प्लेक्स की जो बात है उन्होंने एक 1960-61 के पब्लिश्ड बुक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स ऑफ गया में लिखी है, एनएमएस कॉम्प्लेक्स उन्होंने मलेर पे रिसर्च करके इस ईयर में लिखी हुई है, तो आप पूरी तरीके से अच्छे मार्क्स को फेच करते हो और आपकी नॉलेज जो है, आपने पूरी फैक्चुअली जो तैयारी की है वो एग्जामिनर को एक तरीके से रिप्रेजेंट हो जाती है, वो समझ पाता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि जहां भी हो सके, जहां भी जरूरत पड़े, वहां पे आप रेफरेंसेस दो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज हो पाएगी, और क्योंकि हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पूरी डिटेल में कवर करने वाले हैं, क्योंकि पूछता रहता है आपसे इनका कंट्रीब्यूशन बताओ, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट के एस सिंह का, के एस माथुर का कंट्रीब्यूशन बताओ, आपसे पूछेगा एमएन श्रीनिवास का कंट्रीब्यूशन बताओ, या फॉरेन में आपसे पूछ सकता है किसी का, रॉबर्ट्स, ब्रूस फुट की हमने बात की, या एचडी संकालिया, या फिर कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का पूछता है, तो आपको पूरी तरीके से उनकी नॉलेज होने वाली है कि ये बुक में उन्होंने ये बात कही थी और इस ईयर में कही थी। इस वजह से आपको बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलते हैं और रेगुलरली आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये ट्रेंड बना आता है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिवली यूजिंग केस स्टडीज, स्पेशली एग्जाम्पल्स तो आपको हर पेपर में देने पड़ते हैं जहां पे भी रेलिवेंस हो, लेकिन यहाँ पे केस स्टडीज आप अलग अलग ट्राइब्स की इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ोगे। फॉर एन एग्जाम्पल आपने मैरिज पढ़ रखा है कि हमारे बीच में मैरिजेस कैसी होती है, अपने हिंदू सिस्टम में या फिर इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर में या फिर क्रिश्चियन ट्रेडिशन के अंदर में मैरिज कैसे होती है, ये आपको पूरी तरीके से अच्छे से पता है। पर एंथ्रोपोलॉजी में क्योंकि हम एथनो आर्कियोलॉजी भी पढ़ रहे हैं, एथनोग्राफीज को पढ़ रहे हैं, हर चीज को एक एथनो या फिर एथनिक टोन के साथ पढ़ रहे हैं, है ना, प्रिमिटिव सोसाइटीज को पढ़ रहे हैं, ट्राइबल सोसाइटीज को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उनके भी इंस्टीट्यूशंस का पता है, हमें उनकी इकोनॉमी, उनके मैरिज, उनके किनशिप, हर तरह की स्टाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, और वो आप इन फॉर्म ऑफ केस स्टडीज यूज करते हो। एज एन एग्जाम्पल आप कोट करते हो अकॉर्डिंग टू दिस, कोई भी एथनोग्राफी है, फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइब है जो आपने अक्सर शायद नाम सुना हो, गोंड्स करके, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड ट्राइब इन इंडिया, आप उसकी कोई एग्जांपल दे रहे हो कि उनके बीच में मैरिज के ऊपर आप लिख रहे हो तो उनके बीच में मैरिज का ये सिस्टम है, इस तरीके से उनके में आप देखते हो मैरिज हो रही है, ये ट्रेडिशन, ये रिचुअल्स हैं। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बहुत कठिन लगने वाली है, बहुत ही डिफिकल्ट लगने वाली है, ये इस तरह की चीज है जो आपको बहुत इंटरेस्ट आउट करेगी दूसरे के कल्चर्स को, खासकर ट्राइबल को कल्चर को जानने में। आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आई कम अक्रॉस, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है ऐसी चीजों को जानने में, तो ये आपको याद भी रहने वाली है बहुत आसानी से, और इसको अगर आप यूज करते हो एज एन एग्जांपल केस स्टडीज को, है ना, तो आपको बहुत ज्यादा हाई ग्रेड्स, हाई स्कोर आपको सिक्योर करने में आसानी होती है। नेक्स्ट थिंग जो हम कह रहे थे यहाँ पे, चीजों को रिलेट करना, ये एक इस तरीके का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल है जहां पे अलग अलग टॉपिक्स जो हैं वो एक दूसरे से बड़े जुड़े हुए होते हैं। पेपर 1, पेपर 2 आपको इवन अगर आप फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को सोशल एंथ्रोपोलॉजी से कनेक्ट करते हो या फिर फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी से रिलेट करते हो, तो आप उन दोनों की इंफॉर्मेशन को वहां पे यूज कर सकते हो। आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात पढ़ रहे होते हो, डिजीजेस की बात पढ़ रहे होते हो, मेनार्क, मेनोपॉज या फिर डेमोग्राफी की बात पढ़ रहे होते हो, उनको आप ट्राइबल केस स्टडीज के थ्रू वहां पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि यहाँ पे इस ट्राइब का पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है। वो ट्राइब क्या कर रही है, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डीपॉपुलेटिंग, पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ गिरती जा रही है। और यहां पे बात आती है आपका रिसेंट, आपका न्यूज में रहा होगा, प्रधानमंत्री पीबीटीजी डेवलपमेंट स्कीम, वो आ जाती है आपकी, जिसको पीबीटीजी या पीटीजी आप कहते हो, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स या फिर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसकी इंफॉर्मेशन आप रिलेट करके शेयर कर सकते हो कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, क्यों डिजीजेस का प्रिविलेंस है, कुछ डेमोग्राफिक फैक्टर्स हैं, कुछ स्ट्रेस है, कुछ ग्रोथ या न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं जो आपका उस पॉपुलेशन के नंबर को बहुत तेजी से गिरा रहे हैं। तो हम जो आपको क्लास में भी डिस्कशन करेंगे वो इस तरीके से एनरिच्ड होगा, इस तरीके से 360 वे में होगा कि आप हर टॉपिक को एक दूसरे से रिलेट कर पाओगे और आप एक सेगमेंट की इंफॉर्मेशन को दूसरे सेगमेंट पे बहुत आसानी से कोट कर पाओगे। तो ये यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज आती है। इवन मैरिज की बात करते हो, सोशल एंथ्रोपोलॉजी में आप मॉडर्न सोसाइटीज, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी यानी कि हमारी और आपकी सोसाइटी के बारे में बात पढ़ रहे होते हो कि हमारे में मैरिज के नॉर्म्स क्या हैं, डाइवोर्स का सिस्टम क्या होता है, क्या एज ऑफ मैरिज आपको देखने को मिलती है, मैरिज में कौन से रिचुअल हैं, क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। पर जब पेपर 2 में आप जाते हो
ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी या इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हो तो वहां पे आप ट्राइबल मैरिजेस सिस्टम के साथ उसको ट्राइबल की जो एथनोग्राफ से जो केस स्टडीज है उनके साथ उसको पूरी तरीके से रिलेट कर सकते हो. तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट वेयर यू कैन कोरिलेट वेरियस टॉपिक्स अक्रॉस द पेपर्स एंड अक्रॉस द सेक्शंस. तो ये चीजें हैं जो एंथ्रोपोलॉजी में आपको ध्यान में लेते हुए चलनी है. ये हमारा आज का वीडियो था. ये सारी बातें आंसर राइटिंग से लेकर के सोर्सेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी से लेकर के हमने बात की कि किस तरीके से आपको सिलेबस को लेके चलना है. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक फिर से लेके आएंगे जो हमारी एंथ्रोपोलॉजी की यूपीएससी जर्नी को और आसान बनाए. एंड आवर टारगेट विल बी टू सिक्योर एटलीस्ट 315 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी टेकिंग इट एज एन ऑप्शनल. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.